ओके हेलो। तो क्लास 12th में आ गए तुम, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि नहीं। तो अब क्लास 11th का इतना टॉर्चर झेलने के बाद, इतने हार्ड चैप्टर, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद 12th क्लास में आते ही तुम्हें एक बड़ा ही इजी चैप्टर से तुम्हारी शुरुआत होती है केमिस्ट्री में, जो कि है सॉलिड स्टेट। बहुत इजी चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट मतलब ईजीएस्ट चैप्टर में से ऐसे कंसिडर कर सकते हो इसको। तो इसीलिए ये तुम्हें बहुत खुशी देगा, क्लास 12th में आने की बड़ी खुशी होगी तुम्हें पढ़ने के बाद। तो शुरू करते हैं। सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल सर दर्द नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। शुरू करते हैं। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब क्या, काफी छोटी क्लास से तुम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते आ रहे हो, है कि नहीं, कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। बहुत छोटी क्लास से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और भी कई मतलब क्लास चलती है तो दो बच्चे तेज भी होते हैं, बोलते हैं भैया मुझे दो और मालूम है। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो, हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले। बट सिंपल सा स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। फिजिक्स में 11th क्लास में तुमने लिक्विड के बारे में पढ़ा, गैस के बारे में पढ़ा। कौन सा चैप्टर क्या चैप्टर वो मैं बात नहीं कर रहा, बट लिक्विड गैस के बारे में तुमने पढ़ा। अब सॉलिड स्टेट के बारे में बेसिकली तुम किस में पढ़ोगे, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, सॉलिड स्टेट के बारे में, कि उसमें तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे कैसे सॉलिड बनता है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या हम उसमें इम्प्योरिटी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ठीक है ना। तो वैसे हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई वढ़ाई का क्या मतलब है, तो वैसे भी इस चैप्टर में भी लगेगा तुम्हें कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मोटिव है। बहुत मोटिव्स होते हैं, हर चीज़ का अपना मोटिव है, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ ध्यान दो, इस चैप्टर से तुम्हें बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें रियल लाइफ में भी देखने को मिलेंगी। और उनमें से एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है कार्बन नैनो ट्यूब का। तुमने इसके बारे में सुना हो तो अच्छी बात है, एनसीईआरटी में है तुम्हारे इसका जिक्र। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या कहते हैं, इतना खास क्यों है, इतना बढ़िया क्यों है, देखो इसके बारे में। सबसे पहली बात यह कि स्टील से ज्यादा क्या है, ज्यादा इसके अंदर ताकत है। मतलब क्या है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टील से भी बहुत ज्यादा है, स्टील से भी बहुत ज्यादा है। बट तुम बोलोगे भैया ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी स्ट्रेंथ स्टील से ज्यादा होती है, बट इसके अंदर और भी खास बातें हैं। क्या, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कॉपर से भी बढ़िया है। अगर तुम्हें याद होगा कि दो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हुआ करते थे, एक तो सिल्वर होता था और दूसरा क्या था, कॉपर था। तो इसकी कंडक्टिविटी कॉपर से भी बहुत बढ़िया है, एक बहुत अच्छी बात। और तीसरी बात यह कि एल्यूमिनियम से भी हल्का है, एल्यूमिनियम से भी क्या है, ये लाइट वेट है। तो सोचो एक ही चीज के अंदर इतने सारे एलिमेंट से भी ज्यादा बढ़िया प्रॉपर्टीज होती जब इसके अंदर हैं, तो ये कितनी खास चीज होगी। तो ऐसी चीजों के बारे में ही तुम सॉलिड स्टेट में बेसिकली समझोगे, अगर इसे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो, है कि नहीं। यही बस रियल लाइफ में इसका बहुत अच्छा यूज है। अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल को बड़े डिटेल में समझाऊं तो तुम साफ साफ देख सकते हो, कार्बन नैनो ट्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो स्टेनलेस स्टील से बहुत ज्यादा है, 1.5 है और इसकी 200 है। मतलब बेसिकली बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर, साथ साथ में कंडक्टिविटी और साथ साथ में बहुत लाइट वेट भी है। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा उम्दा, बहुत बढ़िया बनाती है किसको, कार्बन नैनो ट्यूब को। अब ये तो हो गया एग्जांपल जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है, बट मैं अपनी तरफ से भी तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मेरी तरफ से एक एग्जांपल सुनो, एरोजेल। अब शायद तुमने इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस वगैरह वगैरह देखी होंगी, बट ये दुनिया का लाइटेस्ट सॉलिड है, बहुत ही हल्का सॉलिड होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें बहुत कहीं से भी नॉलेज वगैरह मिल जाएगी, बट मैं बहुत ब्रीफ में बताता हूँ इसको। नासा की तरफ, नासा यूज करती है इसको स्पेस डस्ट कैप्चरिंग में। अगर डस्ट वगैरह हो जाए शटल्स वगैरह में, तो उसको कैप्चर में, डस्ट को इकट्ठा करने में यूज किया जाता है। और इसको इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, हीट को आसानी से पास नहीं होने देता है, ठीक है। तो और कहां पे यूज किया जाता है कि तुम देखोगे इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, सिर्फ 2 ग्राम के एरोजेल से तुम क्या 2 किलो के ब्रिक को मतलब सपोर्ट दे सकते हो। तो मतलब एक सिंपल से एरोजेल में इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सब कैसे समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अपने आप में एक सॉलिड ही है। क्या है, सॉलिड ही है। और इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सॉलिड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक तो जो मैंने बात बोली बस सिंपली एक इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मेन बात पे, और वो क्या है, हमारा सॉलिड स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट्स जानने से पहले एक चीज तुम्हें जानना है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स। ये तुम्हें पता है, बट वो ही थोड़ा सा डिटेल्ड में और सुनो कि कोई भी स्टेट कितना स्टेबल है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है 2 बात पे। पहली है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है। मतलब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ रहे हैं तो कितनी ताकत से पकड़ रहे हैं, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में। और यही चीज उनकी मतलब उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। मान लो
कि एक कोई भी टेम्परेचर है तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे, तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज लिक्विड है, कौन सी चीज गैस है, ये सब डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वही क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो एटम्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं उनको पास रखने के लिए, क्लोज रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ ही लो ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, सिंपल सी बात है। बट उनको दूर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थर्मल एनर्जी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? थर्मल एनर्जी। मतलब क्या है, जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे पार्टिकल्स बहुत रैंडमली मूव करने लगते हैं। इसका क्या मतलब है? एक सॉलिड तो है, अगर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, बट मान लो उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया और मेल्ट करके उसको लिक्विड बना दिया, तो थर्मल एनर्जी बढ़ाते उसको तुम लिक्विड बना सकते हो। यानी किसी भी स्टेट की, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कैसा है, कैसा बढ़िया है, बुरा है, बढ़िया, जो भी है, ठीक है। और दूसरी चीज है उनकी थर्मल एनर्जी। क्या है? थर्मल एनर्जी, कि उसके क्या नाम है, पार्टिकल्स को कितना थर्मली, मतलब हीट एनर्जी वगैरह वगैरह कैसे मिल रही है। अब बहुत ज्यादा हीट है, अगर बहुत ज्यादा हीट होगी तो सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स हो सकता है कि बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करें, बहुत दूर जाने की कोशिश करें, बहुत क्या दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं, और उसकी वजह से हो सकता है वो एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है एक लिक्विड को बहुत ठंडा कर दिया तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ये छोटी सी बात थी, तुम्हें पहले से पता थी, कोई नया तो था नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। हो सकता है क्या ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में, मतलब 9th 9th क्लास में तुमने पढ़ी है। जैसे उसका मास, वॉल्यूम, शेप सब क्या होता है? डेफिनिट होता है। मतलब उसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी उसकी मास की अगर 10 किलो है तो 10 किलो रहेगा, 5 किलो है तो 5 किलो रहेगा, ऐसे मास अपने आप नहीं बदल जाता है उसका, ठीक है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है कि नहीं? तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। जैसे हम गैस की बात करते हैं तो गैस का क्या है, एक रूम में वॉल्यूम कम है, जैसे एक उसको बड़ा रूम मिल जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उतने ही गैस को इकट्ठा करके तुम छोटे से बॉक्स में डाल सकते हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम उसका चेंज होता रहता है जैसे गैस का, है कि नहीं। बट सॉलिड का कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तीसरी चीज क्या है? उसका शेप। उसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अगर तुम लिक्विड्स की बात करो या फिर सॉलिड्स की बात करो, किसी भी कंटेनर में उसे डालते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, बट सॉलिड्स का शेप कभी भी चेंज नहीं होता। सिंपल बेसिक बात, छोटी क्लास में तुमने पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं था तुम्हारे लिए इसमें। बट ध्यान से सुनो, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो काफी क्या होता है? शॉर्ट होता है, काफी कम होता है। मतलब अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच के ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये काफी कम है, ठीक है, काफी कम है, मतलब काफी छोटा है, छोटा सा डिस्टेंस है। बट लिक्विड्स के केस में ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, सॉलिड्स के केस में डिस्टेंस और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होता है, किसके केस में? सॉलिड्स के केस में, ठीक है। अगली बात क्या बोलती है? तो ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब एक सॉलिड को सॉलिड बनाने के लिए उसके फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब तुम देख सकते हो कि उसके दो पार्टिकल्स आपस में इतने टाइटली जुड़े हुए होते हैं कि वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते। इसीलिए मतलब क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। बट वही अगर मैं गैस की बात करूं तो उनके बीच का फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं, हमेशा मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। और लिक्विड्स का भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, मतलब गैसेस से थोड़ा स्ट्रांग होता है बट उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उसके पार्टिकल्स भी आसानी से, है कि नहीं। तो वही है, अगर जैसे तुम अगर इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर लिक्विड के अंदर तुम कुछ मिक्स करना चाहो ईजी होता है, गैस के अंदर और ईजी होता है, बट सॉलिड्स के अंदर उतना ईजी नहीं होता, है कि नहीं। अगली चीज क्या है? अगली चीज में बोलता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एक सॉलिड हो सकता है एटम्स से मिलके बनाओ, मॉलिक्यूल्स से मिलके बनाओ, हो सकता है आयंस से मिलके बनाओ, किसी से भी मिलके हो सकता है बना हुआ हो। अब खास बात यह कि उसके पोजीशंस जो है वो हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। मतलब अगर यहां पे किसी नेगेटिव आयन को मैंने जगह दे दी या किसी पॉजिटिव आयन को मैंने जगह दे दी, किसी भी आयन को, किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर मैंने कोई जगह दे दी तो हमेशा वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज जगह ये है तो कल जगह वो हो जाएगी, मतलब जगह नहीं बदलती, इतनी आसानी से जगह नहीं बदलती। हाँ, अगर तुम इसको हीट दोगे और हीट देने के बाद पार्टिकल्स मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी ही जगह पे ऐसे क्या करने लगेगा? ऐसे 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 ऐसे
क्या करने लगेगा, मूव करता रहेगा, ऐसे 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 रैंडमली ऑसिलेट करता रहेगा, है कि नहीं। सुना है ना तुमने, जैसे वो गर्म करते हो किसी भी चीज को तो उसके पार्टिकल्स उसी पोजीशन पे ऐसे 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 ऑसिलेट करते रहेंगे। समझ में आ गई बात। तो नॉर्मली एक ही जगह पे ऑसिलेट करेंगे बट उनकी पोजीशन कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज नहीं होगी, ये वाली बात है। और आखिरी बात यह है कि ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है, अगर तुम चाहो इसको कंप्रेस करना, है कि नहीं, जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को तुम दबा देते हो, है कि नहीं। हवा को कंप्रेस किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह है, एटम्स के बीच में जगह है, साफ साफ देख सकते हो, इतनी जगह है कि तुम आराम से उसे कंप्रेस कर सकते हो, है कि नहीं। बट सॉलिड्स के बीच में जगह ही नहीं है, तो जब जगह ही नहीं है तो कंप्रेस करोगे कैसे। कंप्रेस करने के लिए कहीं बीच में जगह होनी चाहिए ना, जब जगह ही नहीं है तो कंप्रेस करोगे कैसे। इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। तो ये थी आज के क्लास के लिए सॉलिड स्टेट की बात, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, और इस चैप्टर का सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन। जितनी ईजी आज की क्लास थी उतनी ही पूरी की पूरी ये पूरा ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, बाय।